जय गौ माता, वंदे मातरम, जय भारत माता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की वीरांगनाओं के बारे में, जिनका भारत की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। भारत की पावन भूमि पर महिलाओं का सर्वोपरि स्थान रहा है। महिलाएं समाज की आधी जनसंख्या है। समाज की इकाई परिवार, वहीं परिवार की धुरी महिलाएं होती है। महिलाएं जिस मानसिकता के अक्ष पर केंद्रित होती हैं, परिवार उसी मानसिकता को आत्मसात करते हुए विकसित होता है। यही मानसिकता देश और समाज की दशा और दिशा निर्धारित करती है। शुरू से ही हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में महिलाओं को आदि शक्ति कहा गया है एवं महिलाओं को जगदाधार भी कहा गया है। भारत की स्वतंत्रता में एक था प्रत्यक्ष रूप और एक था अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे सामने आकर सक्रिय भाग लेना, और अप्रत्यक्ष रूप यानी कि पर्दे के पीछे आंदोलनरत लोगों को सहायता प्रदान करना। हम इतिहास उठाकर देखें तो ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की सुगबुगाहट सन 1857 से पहले ही आरंभ हो चुकी थी। इस सुगबुगाहट को विचारों और कर्तव्यों से पुष्ट करने के उत्तरदायित्व को महिलाओं ने बखूबी निभाया था। इस कड़ी में झांसी की रानी के अंग संग रहने वाली झलकारी बाई, भगत सिंह को सुरक्षा देने वाली दुर्गा भाभी, ऐसी कितनी ही वीरांगनाएं हैं जिनका नाम तक इतिहास को पता नहीं है, पर इन सब महिलाओं ने अपना मूक त्याग किया है। इतना ही नहीं, अप्रोक्ष रूप से कपड़े, जेवर आदि द्वारा सिपाहियों को सहयोग देने वाली स्त्रियों को हम नामवार जानते भी नहीं हैं। खाना कपड़ा देना ही नहीं, सैनिकों के लिए कपड़े सिलना, बुनना भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य था, जिसे महिलाओं ने देश की आजादी के लिए किया। देश के लिए कार्य कर रहे पुरुष वर्ग की सहायता करते हुए महिलाओं ने परिवार का आर्थिक भार भी पुरुषों के कंधों पर नहीं डाला। अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की बेटियों ने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। माँ अदिति से लेकर गार्गी, सावित्री, जीजाबाई, अहिल्याबाई होलकर, जाने कितने ही नाम हैं जिनको स्मरण किए बिना यह संकलन नहीं हो सकता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 में देश आजाद होने तक राजघरों से ही नहीं, अपितु जन सामान्य परिवारों से मातृशक्ति ने पुरुषों के साथ इस लड़ाई में माँ दुर्गा, माँ काली का रूप धारण कर भारत विरोधी ताकतों के पैर नहीं जमने दिए, डटी रही। और जब आजाद भारत की अपनी लोकतांत्रिक सरकार बनी, उस वक्त भी नए भारत के नवनिर्माण में उन्होंने अपना 100% योगदान दिया। आज हम उन महिलाओं के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, संकेत रूप से जानकारी, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी, ताकि आप विस्तृत रूप से उनको सुने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुना सके। यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो चलिए बात करते हैं उन वीरांगनाओं की। उनमें से वीरांगनाओं में से एक नाम था रानी चेन्नम्मा। कर्नाटक के एक छोटे से राज्य कितूर के राजा थे मलसर्ज, जो कला प्रेमी थे और विद्वानों का बहुत आदर करते थे। महाराज की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुद्रम्मा और छोटी रानी चेन्नम्मा। काकतीय राजवंश में जन्मी चेन्नम्मा प्रारंभ से ही मेधावी थी।
उन्होंने कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत इत्यादि भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। एक दिन राजा ने अपने राजमहल में श्रीरंगपट्टन के प्रसिद्ध संगीताचार्य सदाशिव शास्त्री का आयोजन किया। शास्त्री जी ने अपनी कला प्रस्तुति से राजा और प्रजा को मुग्ध कर दिया। राजा ने वस्त्राभूषण तथा अलंकार इत्यादि देकर शास्त्री जी को सम्मानित किया और साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी छोटी रानी चेन्नम्मा को संगीत शिक्षा दे। रानी आखेट, शस्त्र संचालन और घुड़सवारी में पारंगत थी। शास्त्री जी उन्हें संगीत की शिक्षा दे ही रहे थे कि अब कितुर पर संकट के बादल छाने लगे। महाराज मलसरज को पूना के पेशवा ने कैद कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे देवलोक गमन कर गए। बड़ी रानी के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्जन ने राज्यभार संभाला, किंतु वे भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और अपने बचने की कोई आशा न देखकर पुत्र गोद लेने का परामर्श दिया। उन्होंने अपने सौजन के पुत्र को गोद लेने का मन बना, किंतु राज्य के दीवान मलप्पा सेठी को उनका यह विचार ठीक नहीं लगा और दीवान ने कहा कि पुत्र गोद लेने के लिए धारवाड़ के कलेक्टर मिस्टर थैकरे की अनुमति लेनी होगी। इस पर रानी चेन्नम्मा ने कहा कि हमारी घरेलू मामलों में दखल देने वाले अंग्रेज कौन होते हैं। और शिवलिंग रुद्रसर्ज ने मस्त मारडी गोड़ा के पुत्र को गोद लेकर उनका नाम गुरुलिंग मलसर्ज रखा। कुछ दिनों बाद शिवलिंग रुद्रसर्जन का निधन हो गया। राजकाज का सारा भार अब रानी चेन्नम्मा पर आ गया। दीवान मलप्पा सेठी पहले से ही नाराज चल रहे थे और वह राज्य को हथियाना भी चाहता था तथा उसने अपने साथ दीवान वेंकटराव को भी मिला लिया था। ईर्ष्या और द्वेष के कारण मलप्पा ने इस गोद लेने की सूचना धारवाड़ के कलेक्टर मिस्टर थेकरे को दी। उस समय का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को सभी जानते थे। अंग्रेजों की नीयत इस फिराक में रहती थी कि कोई रियासत उन्हें हड़पने को मिले, इसलिए कलेक्टर ने गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि रानी संरक्षिका का भार छोड़कर सभी अधिकार दीवान सेठी को सौंप दे। रानी चेन्नम्मा ने इसे अमान्य कर दिया। कलेक्टर थेगले कई संदेश भेज बराबर धमकियां भी देता रहा, मगर रानी बिल्कुल भी नहीं झुकी। रानी यह भी जानती थी कि उसके राज्य के दो दीवान मलप्पा सेठी और वेंकटराव अंग्रेजों से मिले हुए थे और उन दोनों को राज्य का कुछ भाग देने की लालच कलेक्टर दे चुके थे। रानी ने संकट को भांपते हुए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और अपनी प्रजा को आह्वान भी किया और प्रजा भी जी जान से रानी के साथ थी। दोनों देशद्रोही दीवान उनके विरुद्ध थे, किंतु गुरु सदप्पा जैसे योग्य दीवान रायण्णा, जगवीर एवं चन्नवासप्पा जैसे योद्धा उनके साथ थे। पूरा राज्य युद्ध की तैयारी करने लगा। वे स्वयं भी युद्ध अभ्यास में जुट गई। देशद्रोही दीवान इन तैयारियों की सारी जानकारी अंग्रेजों को दे रहे थे। दोनों देशद्रोही दीवान गुरु सिद्धप्पा को अपने मार्ग में बाधा मान रहे थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और रानी की रसोइया महातबा को प्रलोभन देकर खीर में विष मिलाकर रानी को देने को कहा, मगर जैसे ही रानी को खीर दी गई, रानी की शुभचिंतक कलावती ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। रानी बच गई और वह विष भरी खीर वापिस महातबा
को खिला दी और वह तड़प तड़प कर मर गई। उसी रात रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि यह युद्ध केवल कितुर के लिए ही नहीं, बल्कि यह हमारी पुण्य भूमि भारत की अस्मिता के लिए है। इसलिए तैयारी पूर्ण रखो, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। 23 सितंबर 1824 को रानी ने थैकरे की सेना पर आक्रमण कर दिया। रानी की मर्दानगी झलक रही थी और वे सिंहनी के समान अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। रानी की तलवार शत्रुओं का शीश काटती जा रही थी। देखते ही देखते थैकरे भी मारा गया और मैदान लाशों में बट गया और थैकरे के मरते ही अंग्रेजों की सेना भाग खड़ी हुई। बहुत सैनिक बंदी बनाए गए, जिसमें शिविर के अफसर स्टीवेंसन और एलियट भी थे। दोनों देशद्रोही दीवानों को भी बंदी बनाकर मंत्री परिषद की सलाह लेकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया। अंग्रेज फिर तैयारी में लग गए। मुंबई और मद्रास से कुमुक मंगाकर डिक्कस के नेतृत्व में 3 दिसंबर 1824 को फिर आक्रमण कर दिया। इस बार उनका सैन्य बल सशक्त और विशाल था, किंतु रानी के देशभक्त सैनिकों का मनोबल भी कम नहीं था। एक बार फिर अंग्रेज हारकर भाग खड़े हुए। जल्द ही तीसरी बार फिर कितुर पर आक्रमण किया गया। इस बार कूटनीति के सहारे कितुर के किलेदार वसप्पा को कुछ प्रलोभन देकर उससे बारूद में सूखा गोबर मिलवा दिया। साथ ही कुछ अन्य भेद ले लिए। भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंची। अंत में रानी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके विश्वास पात्र सैनिकों तथा रायण्णा, जगबीर, चेन्नवासप्पा तथा बालना इत्यादि को गिरफ्तार कर इन योद्धाओं को फांसी पर लटका दिया। रानी यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बेंगल हॉल में कैद रानी चेन्नम्मा ने अपने आत्मबल से ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्य है वह रानी, धन्य है शौर्य और साहस की प्रतीक रानी चेन्नम्मा, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। देश की बलि देवी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाली तेजपुंज को नमन और सरदार सुमन समर्पित। ऐसा और भी इतिहास जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। भारत की वीरांगनाओं के अगले भाग में फिर एक और वीरांगना की वीर गाथा बताएंगे। जय गौ माता, जय हिंद, वंदे मातरम।